हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट 4 हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज से, जो हमने स्टार्ट की हुई है नाइपर जेडबलई एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम इसी सीरीज़ के 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा वो भी उन्हें जाकर देखें। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फ्रेंड्स, वहाँ पे हम डेली बेसिस पे फार्मा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, जो कि नाइपर जेडबलई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ चलते हैं आज के डिस्कशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है इन्फॉर्म कंसेंट। तो फ्रेंड्स, जब मैंने नाइपर जेडबलई के क्वेश्चन पेपर को देखा तो फ्रेंड्स उसमें मैंने एक चीज़ जो कि बहुत बार पूछी गई है, अराउंड 4 to 5 टाइम्स वहाँ पे रिपीट हुई है वो चीज़, उसी जो कि इन्फॉर्म कंसेंट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, उसी के रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है। और बेसिकली ये वीडियो जो रहेगी वो रेगुलेटरी पार्ट्स की लास्ट वीडियो रहेगी। इसके बाद भी कुछ टॉपिक बचते हैं तो हम उन्हें एज ए टॉपिक की तरह दूसरे वीडियोज़ में ही इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अलग से जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो रहने वाली है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जितने, उन पे सारी वीडियोज़ लेके आएंगे। उन्हीं में हम अगर कुछ पार्ट बच रहे हैं तो उनको हम इंक्लूड कर देंगे। अब इन्फॉर्म कंसेंट फ्रेंड जो टॉपिक है उससे एक टॉपिक पर्टिकुलरली बहुत बार पूछा गया है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं कि इन्फॉर्म कंसेंट आखिर है क्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोज़ में मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, लाइक एएनडीए क्या होता है, एनडीए क्या होता है, आईएनडीए क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे भी मैंने कुछ क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड आपके लिए चीज़ें बताई। तो ये जो टॉपिक मैं सारे डिस्कस किया हूँ इन 4 वीडियोज़ में, ये एक दूसरे से कोरिलेट हैं, यानी कि कोरिलेटेड है। मीन्स कि इनमें जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्म कंसेंट को अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, आप अगर सपोज कीजिए, इन्फॉर्म कंसेंट एक तरह का प्रोसेस है जिससे आप एक परमिशन ले रहे हैं। अब परमिशन किस से ले रहे हैं? परमिशन आप वॉलंटियर और पेशेंट से जो कि क्लिनिकल ट्रायल में इन्वॉल्व होने वाले हैं, उनसे आप परमिशन ले रहे हैं कि वो वॉलंटरी तौर पर जो क्लिनिकल ट्रायल में इन्वॉल्व हों। अब देखें कि एक कौन इसको ले सकता है, एक्चुअली कौन परमिशन लेगा, वॉलंटियर या पेशेंट से। यानी कि आप देखें, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो वो पेशेंट से कंसेंट ले सकता है कि उसे एक थेरेपी देनी है जो उसे दी जाएगी, उससे रिलेटेड वो वहाँ पे कंसेंट लेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, कोई क्लिनिकल रिसर्चर है जो कि कर सकता है, एक रिसर्च पार्टिसिपेंट्स है, लाइक यहाँ पे इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो क्लिनिकल ट्रायल में इन्वॉल्व होने के लिए परमिशन जो है उसी को फ्रेंड्स इन्फॉर्म कंसेंट कहते हैं। अब इन्फॉर्म कंसेंट में आखिर क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर वन वर्ड लाइन में देखें कि आपको क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करना है, उसके लिए जितने भी वॉलंटियर या पेशेंट्स आपको लगने वाले हैं, आप उनसे एक कंसेंट, एक रिटर्न फॉर्म आप लेने वाले हैं कि वो वॉलंटरी, और उनको जो भी क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब पता है, उसके बाद ही वो वॉलंटरी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपको एक रिटर्न कंसेंट ले लेना है। तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स इन्फॉर्म कंसेंट। अब इन्फॉर्म कंसेंट में होगा क्या क्या फ्रेंड्स, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू क्लिनिकल ट्रायल और रिलेटेड टू दैट स्टडी, वो सारी की सारी उसको प्रोवाइड की जाएगी। इन्फॉर्मेशन सारी, जो भी हमारा वॉलंटियर है या पेशेंट्स है उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दी जाएगी। उसके साथ साथ ही उसको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन समझाई जाएगी। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसको समझ ना आए, तो वहाँ पे उसको वो चीज़ें समझाई भी जाएंगी और उससे पूछा जाएगा कि यानी कि वो वॉलंटरी एग्री है पार्टिसिपेट करने के लिए या नहीं। तो ये एक तरह से बेसिक राइट है वॉलंटियर और पेशेंट्स का, जो कि क्लिनिकल ट्रायल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन, इन्फॉर्म कंसेंट है क्या और इसमें क्या क्या होता है। हम आगे भी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट मैं बात करूं कि इन्फॉर्म कंसेंट की ओरिजिन कैसे हुई इन ह्यूमन रिसर्च के अंदर, तो फ्रेंड्स इससे पहले अगर हम देखें कि 20वीं सेंचुरी से पहले जो भी होता था, फिजिशियन गाइडलाइन कुछ स्पेसिफिक कर देता था और जो भी वॉलंटियर और हेल्थ पेशेंट्स होते हैं उन्हीं को उसी के साथ एडहियर होना पड़ता था, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इशू ये था कि पेशेंट एग्रीमेंट टू रिसर्च नेवर डिस्कस, मतलब वहाँ पे पेशेंट को कुछ पता ही नहीं होता था कि आखिर मैं कौन सी स्टडी में इन्वॉल्व होने वाला हूँ और क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं।
क्या क्या उनके रिजल्ट हो सकते हैं और मुझे क्या कुछ कंपनसेशन वगैरह जो भी दिया जाएगा फ्रेंड्स, वो कभी डिस्कस नहीं किया जाता था। यानी कि जो भी गाइडलाइन थी वो फिजिशियन डिसाइड कर देता था। वहाँ पे फ्रेंड्स ये पेशेंट्स और वॉलंटियर के साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी हो रही थी। तो उसके साथ हुआ क्या फ्रेंड्स, बहुत सारी रिक्वायरमेंट वहाँ पे अरोज हो गई आफ्टर द न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स। तो फ्रेंड्स न्यूरम्बर्ग ट्रायल और न्यूरम्बर्ग कोड क्या है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि ये आखिर अराइज क्यों हुआ। अब ये दो स्टडी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे इनको डिस्कस नहीं करने वाला ताकि वीडियो, क्योंकि ये फ्रेंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है नाइपर जेडबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स लेकिन आप याद रख सकते हैं कि एक स्टडी तस्कीजी सिफिल स्टडी थी, उसके अलावा दूसरी स्टडी नाजी प्रिजनर्स रिसर्च ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। यानी कि ये दोनों की दोनों स्टडीज थी जो फ्रेंड्स वो अनएथिकल वे में कंडक्ट की गई थी। उसके बाद हुआ क्या, कुछ गाइडलाइन फिक्स कर दी गई कि ये गाइडलाइन प्रॉपर होनी चाहिए अगर हम कोई भी क्लिनिकल ट्रायल या कोई भी रिसर्च स्टडी कंडक्ट करा रहे हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स इन स्टडीज़ के होने के बाद कुछ गाइडलाइन दी गई फॉर इन्फॉर्म कंसेंट के लिए। तो उन गाइडलाइंस को आप देखिए कि सबसे पहली गाइडलाइन जो 1947 में आपको देखने को मिलेगी वो है न्यूरम्बर्ग कोड। उसके बाद फ्रेंड्स डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी इन 1964 एंड रिसर्च, अगर जो लेटेस्ट उसका रिवाइज एडिशन है वो 2000 में रिवाइज किया गया उसको। उसी के साथ फ्रेंड्स अगर हम बात करें बेलमोंट रिपोर्ट 1979 और ICH GCP 1997। तो फ्रेंड्स नाइपर जेडबल के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वो डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी से पूछा गया है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी है फ्रेंड्स वो न्यूरम्बर्ग कोड को ही मॉडिफाई किया गया है, तो उससे पहले हमें न्यूरम्बर्ग कोड के कुछ पॉइंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सारे के सारे जितने भी रेगुलेटरी के क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं वो सारे के सारे आप सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम न्यूरम्बर्ग कोड है जो 1947 का, उससे रिलेटेड जो 10 पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली उन 10 पॉइंट्स में बताया क्या क्या गया है, कौन कौन सी गाइडलाइन वहाँ पे स्पेसिफाइड की गई हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ 20वीं सेंचुरी से पहले जो फिजिशियन ने डिसाइड कर दिया वही चलता था, वही एज ए गाइडलाइन मान के क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट किया जाता था। लेकिन न्यूरम्बर्ग कोड आने के बाद कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस 10 पॉइंट्स हैं जो वो स्पेसिफाइड कर दिए गए, यानी कि कोई भी अगर क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कराता है तो उन्हें इन 10 पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स उनमें यही है कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल में सब्जेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है उसको वो वॉलेंटरी होना चाहिए, उसको वेल इन्फॉर्म होना चाहिए। यानी कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट हो रहा है उसके बारे में जितनी भी डिटेल है, जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सब उसको पता होनी चाहिए, एज वेल उसको समझ में आनी चाहिए वो सारी की सारी। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें कि फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट उसी कंडीशन में कंडक्ट किया जाएगा कि जब हमें लग रहा है कि इसके कुछ पॉजिटिव आउटकम मिलने वाले हैं सोसाइटी को, सो दैट कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड इन सम अदर वे। यानी कि अगर हमें लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ पॉजिटिव आउटकम मिल रहे हैं सोसाइटी के लिए, और ऐसे पॉजिटिव आउटकम जो कि किसी दूसरे वे में हमें नहीं मिल सकते, उस कंडीशन में हम क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कराएंगे। अब तीसरा जो पॉइंट है फ्रेंड्स कि हमें कुछ उसके बारे में बेसिक नॉलेज यानी कि प्रीवियस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लाइक कि हमें एक्सपेक्टेड कुछ है, यानी कि हमने एनिमल स्टडी कंडक्ट की है, उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि एनिमल स्टडी में अगर ये रिजल्ट अच्छे शो कर रही थी तो डेफिनेटली एक हमें आइडिया है, एक एक्सपेक्टेशन है कि ये ह्यूमन वॉलंटियर्स पे भी अच्छे इफेक्ट शो करेगी और इन फ्यूचर सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव आउटकम देगी। तो उस कंडीशन में भी फ्रेंड्स यहाँ पे हमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होगा। इसीलिए फ्रेंड्स प्री क्लिनिकल स्टडी की जाती है, उसके बाद ही जो हमारी क्लिनिकल स्टडी है वो कंडक्ट की जाती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट जो है वो इस वे में सेट किया जाना चाहिए कि वहाँ पे अननेसेसरी फिजिकल और मेंटल सफरिंग या इंजरी ना हो। फ्रेंड्स इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि फ्रेंड्स जितना भी हम डिज़ाइन करेंगे एक्सपेरिमेंट उसे ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि वहाँ पे कम से कम मेंटल और फिजिकल सफरिंग या इंजरीज हम वॉलंटियर या पेशेंट्स है जो उसको दे कम से कम। तो फ्रेंड्स उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें तो नेक्स्ट पॉइंट मतलब स्टडी इस केस में कंडक्ट नहीं की जाएगी जहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये स्टडी कंडक्ट हुई तो उस कंडीशन में पेशेंट है जो उसको रिस्क है डेथ या डिसेबलिंग इंजरी का, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स स्टडी कंडक्ट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में जहाँ पे हमें लग रहा है कि जो रिस्क हैं वो बेनिफिट के मुकाबले में ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में भी फ्रेंड्स हमें स्टडी कंडक्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है कि जो हमारे बेनिफिट हैं स्टडी के वो रिस्क से ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में क्लिनिकल ट्रायल है जो वो कंडक्ट किया जाएगा। अब क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने के साथ साथ फ्रेंड्स एक चीज़ की
यहाँ पे रिक्वायरमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर प्रिपरेशन और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि अगर क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कोई भी पेशेंट या कोई भी वॉलंटियर किसी भी एक्सपेरिमेंट रिस्क से बच सके, यानी कि अगर उसे उसे कोई सीवियर एडवर्स इफेक्ट आता है तो हम उसको ओवरकम कर सकें, उससे रिलेटेड हमारे पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लाइक हॉस्पिटल फैसिलिटी हमारे पास वहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद जो भी क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट कराएगा फ्रेंड्स, वो डेफिनेटली फुल्ली ट्रेंड होना चाहिए और साइंटिफिकली क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद अगर हम 9th पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, कि यहाँ पे जो भी ह्यूमन सब्जेक्ट है वो फ्री है, कि कभी भी वो एक्सपेरिमेंट से क्विट कर सकता है अगर उसे लग रहा है कि वो फिजिकली और मेंटली अनेबल है टू गो ऑन। यानी कि अगर ड्यूरिंग स्टडी, जो बिटवीन स्टडी में ही अगर जो भी पेशेंट और वॉलंटियर है उसको लग रहा है कि नहीं मैं ये फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझे फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस आ रहा है तो इससे रिलेटेड, तो फ्रेंड्स वो क्विट कर सकता है। उसके लिए फुल आज़ादी है कि वो जब चाहे तब क्विट कर सकता है। उसके बाद अगर हम 10th पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो द मेडिकल स्टाफ स्टॉप द एक्सपेरिमेंट एट एनी पॉइंट व्हेन दे ऑब्जर्व दैट कंटिन्यूएशन वुड बी डेंजरस। तो अगर किसी भी फिजिशियन है जो उसको लग रहा है कि फ्रेंड्स इन फ्यूचर अगर हम इसे कंडक्ट कर रहे हैं और आगे लेके चलते हैं तो इस कंडीशन में ये डेंजरस साबित हो सकती है, तो वहीं पे स्टडी को टर्मिनेट कर देना है फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स हमारी 10 पॉइंट जो कि न्यूरम्बर्ग कोड से रिलेटेड थे। अब हम फ्रेंड्स जो हमारा मेन टॉपिक है हेल्थ डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये टॉपिक अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गए हैं तो इन्हीं का जस्ट मॉडिफाइड कर दिया गया है और कुछ पॉइंट और ऐड कर दिए गए हैं, वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी हम देख लेते हैं कि ये क्या था। इसी से फ्रेंड्स क्वेश्चन आए हैं, आप डेफिनेटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लें, आपको इससे रिलेटेड 5 या 6 बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आपको वो वहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हम सबसे पहले ये है क्या, स्टेटमेंट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल और रिसर्च इन्वॉल्विंग वुमेन, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि एथिकल वे में हम किस तरह से रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग पे, उन्हीं से रिलेटेड ये एक गाइडलाइंस हैं जो कि पब्लिश की गई हैं वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और मॉडिफाइड वर्जन है न्यूरम्बर्ग कोड का ही, जिसे फिजिशियन ही बनाते हैं। अब फ्रेंड्स इसका नाम डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी क्यों पड़ा, क्योंकि ये सबसे पहले जो अडॉप्ट की गई थी वो हेल्सिंकी में ही अडॉप्ट की गई थी इन 1964, जहाँ से इसको डिक्लेयर कर दिया गया कि यही गाइडलाइन हमारे आगे से फॉलो होने वाली हैं। अब इसके अंदर फ्रेंड्स जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की न्यूरम्बर्ग कोड के अंदर वो चीज़ें तो हैं ही हैं, उसके अलावा कुछ चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं, यानी कि जो हमें पता है कि सब्जेक्ट वॉलंटियर ही होना चाहिए और इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट होना चाहिए, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और दे दी गई कि हमें जो कंसेंट है वो राइटिंग में ऑब्टेन कर लेना है, यानी कि रिटर्न में हमें कंसेंट ले लेना है। अब दूसरी बात यहाँ पे एक और पॉइंट ये ऐड किया गया कि अगर जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसकी कुछ रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए फिजिशियन से, अगर फिजिशियन से उसकी कुछ रिलेशनशिप है यानी कि डिपेंडेंट रिलेशनशिप है, उसे लग रहा है कि, तो इस कंडीशन में होगा क्या फ्रेंड्स, इस कंडीशन में जो डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी बोलता है वो बोलते हैं कि इस कंडीशन में ऐसे फिजिशियन उसकी कंसेंट लेगा जो कि इंडिपेंडेंट फिजिशियन है उस सब्जेक्ट के लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि खुद इस कंडीशन में नहीं है कि वो खुद एक कंसेंट दे सके, लाइक माइनर कंडीशन में अगर जो सब्जेक्ट है वो माइनर है, या अगर हम बात करें कि इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट लाइक फिजिकली और मेंटली डिसेबिलिटी है उसके अंदर, तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स एक एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेटिव उसका होना चाहिए, लाइक उसके पेरेंट हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे उसके लिए कंसेंट दे देंगे। अब कुछ कंडीशन ऐसी है कि फ्रेंड्स जहाँ पे कंसेंट पॉसिबल नहीं है प्रायर टू रिसर्च पार्टिसिपेशन, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स जो यहाँ पे अप्रूवल करेगी इस कंसेंट को, वो सबसे पहले रिव्यू कमेटी एक बनाई जाएगी, वो इसको अप्रूव करेगी, उसके बाद जितना जल्दी पॉसिबल हो सके फ्रेंड्स कंसेंट ले लिया जाएगा उस सब्जेक्ट से। तो ये थे फ्रेंड्स डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी के कुछ पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपके लिए लास्ट में इन्फॉर्म कंसेंट का एक फॉर्मेट भी ऐड कर दिया है, जो फ्रेंड्स नॉर्मली फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, जिसमें स्टडी का टाइटल होता है, स्टडी नंबर क्या है, सब्जेक्ट कितने लिए जा रहे हैं, इनिशियल सब्जेक्ट का नेम क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है, उससे रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लिख दी जाती हैं कि जो मैंने ये सारी की सारी चीज़ें जो कंफर्म है मैं वो वॉलंटरीली इसमें पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ क्लिनिकल ट्रायल में। उसके अलावा मैंने सारी चीज़ों को समझ लिया है, वो सारी की सारी चीज़ें फ्रेंड्स कुछ एक तरह से बोल सकते हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप का एक फॉर्म होता है फ्रेंड्स, उसमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई होती हैं, वहाँ पे सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर है जो उसके भी सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें फ्रेंड्स वहाँ पे सिग्नेचर करके एक रिटन कंसेंट ले लिया जाता है।
तो फ्रेंड्स ये था आज का डिस्कशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर ये सारी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो नाइपर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी के साथ फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर भी हम इससे रिलेटेड आपको और भी बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।